जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का। आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान जो आपका एसएसटी होता है, सीटेट पेपर 2 के लिए, उसके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उन सभी को हम आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 12वीं शताब्दी के कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में डैश डैश में स्थित है। भाई जो 12वीं शताब्दी थी आपकी, 12वीं सेंचुरी थी, उसमें जो कीरा मुखिया होते थे उन्होंने किस क्षेत्र पर शासन किया था, तो वो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है या कहाँ पर है, ये पूछा आपसे। ऑप्शन ए उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, बी पंजाब या हरियाणा, सी छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, या डी झारखंड या बिहार। तो भाई देखिए, वो क्षेत्र जो है वो आज के वर्तमान में वो आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो राज्य हैं वहां पर स्थित है। जहां जो 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने शासन किया था वो क्षेत्र छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वर्तमान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बिदरी क्या था? भाई बिदरी जो है ये क्या था? ऑप्शन ए बीदर में उत्पादित सूती वस्त्र या सूती कपड़े का एक प्रकार, बी बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार, सी बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, या डी बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार। तो देखिए भाई, बीदर जो था वो हुआ करता था कि बीदर के जो दस्तकार थे उनके द्वारा तांबे और चांदी में जो जड़ाऊ काम किया जाता था उसको बिदरी कहा जाता था। भाई बीदर के जो दस्तकार थे जो तांबे और चांदी का काम किया करते थे उसमें जो जड़ाऊ काम करते थे वो, तो उसको बिदरी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? भाई 9वीं शताब्दी के जो मंदिर स्थापत्य कला थी उसका हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन ए सजावटी द्वार, बी रंगशाला, सी यज्ञवेदी, या डी हवन कुंड। तो देखिए भाई, उसका हिस्सा हुआ करता था आपका सजावटी द्वार। जो आपका सजावटी द्वार होता है वो 9वीं शताब्दी के जो मंदिर थे उनकी स्थापत्य कला का हिस्सा हुआ करता था शताब्दी द्वार, तो सजावटी द्वार, सॉरी। ऑप्शन आपका ए सही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्न में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? भाई जो ब्रिटिश सरकार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, जो वहाँ पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उस समय 1857 में उन्होंने 3 जो आपकी यूनिवर्सिटी होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उनकी स्थापना की थी। तो ये पूछा आपसे कि उन कहाँ उनकी स्थापना की थी। ऑप्शन ए कलकत्ता, बम्बई तथा पंजाब, बी कलकत्ता, बम्बई तथा दिल्ली, सी कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई, या डी कलकत्ता, बनारस तथा बनारस। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वो आपके थे कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। भाई कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय के नाम से उन्होंने 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? भाई जो त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं इसको, या त्रिविभाजन संघर्ष भी बोलते हैं, तो वो किन किन के बीच था? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार, बी पाल, चोल, गुर्जर प्रतिहार, सी चोल, राष्ट्रकूट या पाल, या डी पाल, पल्लव और राष्ट्रकूट। तो देखिए भाई, जो त्रिविभाजन संघर्ष था, जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, वो आपका राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार जो थे उनके बीच था। किसके बीच? राष्ट्रकूट और पाल और गुर्जर प्रतिहार, जो 3 वंश शासक थे, 3 वंश थे, इनके बीच जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, त्रिविभाजन संघर्ष था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? भाई ब्रिटिश संसद ने किस पर महाभियोग चलाया था? ऑप्शन ए टीबी मैकाले, बी कार्नवालिस, सी चार्ल्स क्लाइव, या डी वारेन हेस्टिंग्स। तो देखिए भाई, जो ब्रिटिश संसद थी उसने महाभियोग चलाया था, वो चलाया था आपका वारेन हेस्टिंग्स पर। किस पर चलाया था? वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया था, और उन पर आरोप लगाए थे, और लगभग 1 साल बाद उनके वो आरोप सभी समाप्त कर दिए थे, आरोपों से मुक्त कर दिया था उनको। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से ग्रहों का संयोजन गैसीय कहलाता है? भाई इनमें से कौन सा जो ग्रह हैं जो गैसीय ग्रह कहलाते हैं, आपसे ये पूछा है। ऑप्शन ए बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बी बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून, सी शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, या डी मंगल, शुक्र, शनि और यूरेनस। तो देखिए भाई, जो गैसीय ग्रह होते हैं
ये पूछा आपसे तो गैसीय ग्रह कौन से होते हैं, तो गैसीय ग्रह होते हैं आपके बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये जो 4 ग्रह हैं इनको गैसीय ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड? गैसीय ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कॉमन एरा क्या है? भाई जो कॉमन एरा बोलते हैं ये आखिर है क्या? कॉमन एरा होती क्या है? ऑप्शन ए, आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा। बी, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा। सी, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा। या डी, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो भाई देखिए जो कॉमन एरा है, कॉमन एरा क्रिश्चियन एरा को कहा जाता है, क्योंकि भाई क्रिश्चियन एरा जो है दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, माना जाता है इसको, तो इसलिए इसको कॉमन एरा का नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 9, ऐतिहासिक स्थल वह है जहां। अब ऐतिहासिक स्थल क्या होता है? ऑप्शन आपके ए, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। बी, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं। सी, इतिहास लोकप्रिय जुटते हैं। या डी, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। अभी ऐतिहासिक स्थल क्या होता है? तो वो होता है आपका जहाँ अतीत के स्मृति या अवशेष मिलते हैं, जहाँ पर अतीत होता है हमारे पुराना जो काल थे, जैसे भाई आजकल सिंधु सभ्यता, हड़प्पा है, ये सभी मिलती हैं, तो उनके अवशेष जो मिलते हैं उसको ऐतिहासिक स्थल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया था? भाई जो कोई ऐसा कौन सा आदिवासी समाज था जिसको खेल में विभाजित किया गया था? ऑप्शन ए, संथाल। बी, भील। सी, गोंड। या डी, अहोम। तो देखिए भाई वो आदिवासी समाज था अहोम। क्या था भाई? अहोम, जो आज का असम है, असम को अहोम के नाम से भी पहले जाना जाता था। तो ये जनजाति अहोम जो थी, आदिवासी समाज था, इसको खेल में विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकें? भाई कोई एक संकल्पना है मौसम और जलवायु, अब उसकी संकल्पना को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि पूछी आपसे जिससे विद्यार्थी मौसम वगैरह के विभिन्न तत्वों को समझ सकें कि मौसम के तत्व क्या होते हैं विभिन्न। तो ऑप्शन आपके ए, उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक का चित्र बनाने के लिए कहना। बी, नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना। सी, मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक को हल करना। या डी, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। तो भाई देखिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी? सबसे उपयुक्त गतिविधि होगी भाई कि समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के, भाई समाचार पत्रों में डेली आपकी जो मौसम की रिपोर्ट आती है, तो उसके डेली के समाचार पत्र से लगातार 5 दिन के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करें वो और उन्हें अपनी नोटबुक पर चिपकाएं, तो ये उसकी सबसे उपयुक्त गतिविधि होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाजों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा? ऑप्शन आपके ए, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। बी, कक्षीय चर्चाएं। सी, परियोजना पद्धति। या डी, व्याख्यान पद्धति। तो देखिए भाई सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण होता है उसमें जो बच्चों के संवेग आसानी से ऊंचे नीचे उजागर होते हैं सर, है ना, दृश्यों और आवाजों से, तो उसके लिए सबसे अधिक अच्छा प्रभावी तरीका होगा क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण का। उनके क्षेत्र भ्रमण कराया जा रहा और सर्वेक्षण किया जाए, सबसे प्रभावी होगा वो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 13, गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यू रचना सबसे ज्यादा उचित होगी? भाई कोई टॉपिक है गरीबी, टॉपिक है एक गरीबी, अब इस गरीबी टॉपिक को पढ़ाते समय सबसे ज्यादा जो अधिक प्रभावी होगी, उचित होगी व्यू रचना, वो कौन सी होगी? ऑप्शन ए, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। बी, विद्यार्थियों का पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। सी, नोट्स तैयार करना और एक अच्छा व्याख्यान करना। या डी, विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना। तो देखिए भाई गरीबी टॉपिक है, उसको पढ़ाने के लिए सबसे उचित जो व्यू रचना होगी वो होगी आपकी वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, कि भाई उसके टॉपिक पर आप वाद विवाद कराएं, चर्चाएं कराएं, उसमें बच्चे को शामिल करें, जिससे बच्चा एक्टिव रूप से मतलब सक्रिय रूप से भूमिका निभाएगा, वाद विवाद करेगा, तो उससे उसको अच्छे से उस टॉपिक की समझ होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 14,
यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। ऑप्शन ए व्याख्यान पद्धति, बी परियोजना उन्मुखी, सी चर्चा उन्मुखी या डी मुक्त अंत। तो देखिए साथियों, ये आपका उपागम होना चाहिए चर्चा उन्मुखी। यहाँ पर मतलब वाद विवाद, चर्चाएं वगैरह होनी चाहिए, जिससे बच्चे अधिक से अधिक रुचि लेते हैं, अधिक एक्टिव रूप में उन चर्चाओं में भाग लेते हैं, तो बच्चों की जो लर्निंग होती है वो इफेक्टिव तरीके से होती है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा के प्रत्येक प्रथम घंटा डैश डैश से शुरू होता है। भाई जो आपका लोकसभा है हमारी, उसका प्रत्येक जो प्रथम घंटा होता है वो किस से शुरू होता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक काल, बी विशेषाधिकार काल, सी शून्य काल या डी प्रश्न काल। तो देखिए भाई, जो हमारा लोकसभा का प्रथम घंटा होता है वो आपका प्रश्न काल से शुरू होता है। किससे शुरू होता है फ्रेंड्स? वो प्रश्न काल बोला जाता है, उस प्रथम घंटे को प्रश्न काल बोला जाता है। क्वेश्चन सवाल जवाब होते हैं तो उसको प्रश्न काल से शुरू होता है वो। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 16, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार डैश डैश के द्वारा रखा गया कि भाई जो भी भारतीय हैं सभी को वोट देने का अधिकार होना ही चाहिए, चाहे उनका सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति किसी भी प्रकार की हो, सभी को अधिकार होना चाहिए। तो ये किसका विचार था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर अम्बेडकर या डी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए भाई, ये आपका विचार था, ये हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे, बी आर अम्बेडकर, इनका विचार था कि सभी भारतीयों को मतदान करने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, सी के जानू एक बहुत प्रख्यात डैश डैश है। भाई सी के जानू एक नाम है, व्यक्तित्व है ये एक, तो इनका जो किसके लिए प्रख्यात है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये? ऑप्शन ए पटकथा लेखक, बी मानव विज्ञानी, सी आदिवासी कार्यकर्ता या डी पर्यावरणविद। तो भाई देखिए, सी के जानू जो हैं ये आपके एक आदिवासी कार्यकर्ता के लिए प्रख्यात हैं, विख्यात हैं आदिवासी कार्यकर्ता के रूप में, और ये आपके केरल से संबंध रखते हैं, केरल राज्य से। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 18, जनहित याचिका PIL जो बोल देते हैं आप इंग्लिश में शॉर्ट में, जनहित याचिका जो होती है उसके द्वारा डैश डैश आई है। ऑप्शन ए न्यायिक सक्रियता में गिरावट, बी सरकारी कामकाज में बाधा, सी न्याय मिलने में बढ़त या डी न्याय मिलने में बाधा। तो भाई देखिए, आपकी जनहित याचिका जो होती है PIL जो बोल देते हैं आप, उससे जो न्याय मिलने में बढ़त आई है कि भाई उसके द्वारा न्याय मिलने में बढ़त आई है, न्याय जल्दी से मिल जाता है और आसानी से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। भाई प्रारंभिक स्तर पर जो इतिहास का शिक्षण कराना है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या होगा? ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर पद्धति, बी कहानी कथन पद्धति, सी व्याख्यान पद्धति या डी चर्चा पद्धति। तो देखिए साथियों, इसके लिए सबसे उचित और महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका जो होगा वो होगा आपका कहानी कथन पद्धति, क्योंकि इतिहास का शिक्षण प्राथमिक स्तर पर कराना आपको है ना, तो प्राथमिक लेवल पर शिक्षण कराने के का कहानी कथन पद्धति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी इफेक्टिव होती है बच्चों की अधिगम के लिए, क्योंकि भाई बच्चे कहानियों के द्वारा अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को, भाई सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है एक शिक्षक को, तो उसको क्या करना होगा? ऑप्शन ए कक्षा में समरूपी योग्यता समूहों में विभाजित करना, बी प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना, सी सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए या डी वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। तो देखिए भाई, सहयोगी अधिगम के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को करना चाहिए कि सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। जैसे बच्चा जो सामूहिक परियोजना कार्य होगा तो भाई समूहों में रह करके वो कार्य करेंगे, है ना, तो उस समूह में रहने से उनमें सहयोग की भावना प्रकट होगी, सहयोगी अधिगम की भावना होगी। तो उसी प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए बोला गया था शिक्षक को। तो शिक्षक क्या करेगा? सामूहिक परियोजना कार्य दे देगा, तो उससे जो सहयोगी अधिगम है उसको अच्छे से उसको प्रभावी रूप से होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।